हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार। रेबीज एक जन जागरूकता कार्यक्रम। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे आपके साथ बैठ करके। आखिर रेबीज कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे इसको रोका जा सकता है। इसमें जन समूह का, हमारे समाज के लोगों का, हमारे परिवार के लोगों का क्या सहभागिता हो सकती है जिससे कि इस बीमारी को, रेबीज को समाज से उन्मूलन कर दे और अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रख सके। इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यह सबसे पहली बात है श्वान पालन अनुशासन। आप कुत्ते पालते हैं, अच्छी बात है। जिस दिन आप कुत्ता लाते हैं खरीद करके, उसी दिन आप उसका केक काटते हैं, ये भी अच्छी बात है। उसका जन्मदिन मनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी सी श्वान पालन में अनुशासन की आवश्यकता होती है, जिस अनुशासन को हम हमारे परिवार के बच्चे और हमारे परिवार के, हमारे समाज के महिलाएं आवश्यक रूप से ध्यान में रख करके रेबीज बीमारी को रोक सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, जिस दिन आप कुत्ते को, जिस दिन डॉगी को, पप्पी को खरीद कर लाते हैं, उस दिन उसे कुछ नहीं कीजिए। बस फैमिली मेंबर की तरह, जो परिवार के सदस्य की तरह उनका स्वागत कीजिए और कुछ मत कीजिए। 2-3 दिन भली भांति उसका वॉच कीजिए। इसके बाद यह जानने का कोशिश कीजिए कि इसे रेबीज का टीकाकरण पड़ा है या नहीं। यदि नहीं और उसका आयु 3 महीना से ऊपर है तो थोड़ा सा इसका बर्थडे मनाने में, इसका जन्मदिन मनाने में अनुशासन का पालन कीजिए। और इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जिस दिन इसका 3 महीना पूरेगा, उस दिन सर्वप्रथम हम इसे रेबीज रोधी टीकाकरण करवाएंगे। इसके बाद ही केक काट करके इसका जन्मदिन का उत्सव मनाएंगे। ऐसा करने से आपको अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति रेबीज को यही प्रथम चरण में रोक सकते हैं। हमारे घर में जो जन समुदाय है, हमारे समाज के अंदर जो जन समुदाय है, इसमें कुत्ते से सबसे ज़्यादा लगाव हमारे बच्चे को होता है और सबसे ज़्यादा देखभाल महिलाएं के द्वारा होती है और इस पर सबसे ज़्यादा खर्च का काम हमारे पुरुष वर्ग के लोग करते हैं। मान लीजिए एक परिवार में हमारे बच्चे हैं, हमारे महिलाएं हैं, हमारे पुरुष लोग हैं, तो यदि बच्चे को कुत्ते को लाकर देते हैं, पप्पी या डॉगी देते हैं, तो उसके दिलो दिमाग में इस बात को सहेज देना चाहिए कि जब तक इसको रेबीज रोधी टीकाकरण नहीं लगेगा, इसे छूना नहीं है। इसके साथ ज़्यादातर किसी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना है जो कि हम उसके लार के चपेट में आ जाए। बच्चे में होता क्या है कि जब वह खुद कुछ खाता है, बिस्किट ही मान लीजिए, जब वह खाना शुरू करता है तो एक बिस्किट को स्वयं खाता है और दूसरा बिस्किट उस डॉगी को दे देता है, पप्पी को दे देता है। कभी कभी बच्चे ऐसे भी करते हैं कि एक हाथ से खुद खाते हैं, फिर उसी हाथ से डॉगी को भी खिला देते हैं, बिस्किट इस तरह से देते हैं और जाने अनजाने में बच्चे उसके लार के चपेट में आ जाते हैं। दूसरी गलती बच्चे हमारे कहाँ करते हैं, खेलने के वक्त में गेंद से बच्चे हमारे खेलते हैं, उसी गेंद को पप्पी और डॉगी को भी देते हैं और डॉगी पप्पी अपने मुंह से उठा करके इस गेंद को लाता है। कभी कभी वह गेंद नहीं छोड़ता है तो बच्चे भूलवश मुंह में हाथ डाल करके उस गेंद को बाहर निकालते हैं।
जिसके क्रम में लार के संपर्क में आ जाने से या फिर कुत्ते के चाटने से या हाथ में यदि खरोंच लगा हुआ हो या कटा हुआ हो, ये किसी तरीक़ा से अगर उसके संपर्क में हमारे बच्चे आ जाते हैं तो जाने अनजाने में वे रेबीज के शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों पर श्वान पालन अनुशासन बताना बहुत ज़रूरी है कि पहला कार्य यह करें कि जब तक हमारी डॉगी 3 महीना का नहीं हो जाता है, जब तक उसे रेबीज रोधी टीकाकरण नहीं कर दिया जाता है, तब तक इसके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे कि हम उसके लार के चपेट में आ जाएं। दूसरी, महिलाएं में भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ घर के आसपास में कुत्ते या आवारा डॉगी पप्पी लोग आ जाते हैं। महिलाएं दया करके खान पान उनको बचा अवशेष भोजन या घर का ताज़ा भोजन भी उनको दे देती हैं, देनी भी चाहिए। भूखे बेसहारे को सहारा देना एक अच्छी बात है। लेकिन इसी क्रम में वह आवारा पशु कभी कभी चाटने लगता है, हाथ चाट बैठता है, या फिर हम उसके लार के हमारे घर की महिलाएं भोजन देते क्रम में या डॉगी को दूध या पानी देने के क्रम में वे आ जाती हैं उसके लार के चपेट में और जाने अनजाने में वे भी रेबीज के शिकार हो जाती हैं। हमारे समाज के पुरुष वर्ग के लोग घर में तो पप्पी डॉगी ले आते हैं खरीद करके, खाने के लिए दूध भी दे देते हैं, महिलाएं उनको खिलाती हैं, अच्छी बात है। डॉगीज के लिए बिस्किट भी आ जाता है घर में। लेकिन एक बात से वे अनजान हो जाते हैं कि 3 महीना पर उसको टीका दिलवाना चाहिए, वे नहीं दिलवाते हैं। तो श्वान पालन अनुशासन का जो प्रथम अध्याय है, जो प्रथम सीख है, वह यह कि 3 माह के अवस्था में हमें उसे रेबीज रोधी टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए। और इस टीकाकरण को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए एवं हम अपने डॉगी को, पप्पी को ज़्यादा तंदुरुस्त बनाने के लिए इससे पूर्व आप कृमिनाशक दवा भी दे सकते हैं। किसी पशु चिकित्सक की सलाह से आप अवश्य कृमिनाशक दवा दे दें और 3 महीना पर रेबीज रोधी टीकाकरण का उपयोग करें। इसके 3 सप्ताह के बाद यदि पशु आपका डॉगी पप्पी कमज़ोर है तो कम से कम 1 महीना के बाद जो इसका बूस्टर डोज है वह अवश्य लगवा लें। इतना करने के बाद प्रति वर्ष जब आप केक काटते हैं, इसका बर्थडे मनाते हैं, तो इस बात को लिख लेना है कि साल में 1 बार रेबीज रोधी टीकाकरण अवश्य करवाना है, जिससे कि हमारा पप्पी सुरक्षित रहे, हमारा डॉगी सुरक्षित रहे। और जब वह सुरक्षित रहेगा तो हमारे घर के बच्चे, महिलाएं, पुरुष, समाज के जितने भी व्यक्ति हैं वे सजग हो जाएंगे और वे भी सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार से जन जागरूकता में सबसे ज़्यादा बच्चों को श्वान पालन अनुशासन सिखाना अति आवश्यक है। दूसरा, इस संबंध में जो भोजन देती हैं महिलाएं, उन्हें भी विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। और समाज वर्ग के ऐसे पुरुष जो कि बाहर से आते हैं, जाने अनजाने में स्ट्रीट डॉग या आवारा पशु के संपर्क में आ जाते हैं, तो वे भी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अपने घर के पप्पी के साथ साथ आसपास के पप्पीज़ को भी, आसपास के डॉगी को भी सरकारी पशु चिकित्सालय में ले जा के निःशुल्क टीकाकरण करवाएंगे, जिससे कि वे सुरक्षित रहेंगे। तो आवारा पशु सुरक्षित है तो समझिए हमारा घर का भी पशु सुरक्षित है। और दोनों को कभी भी एक साथ मिलन नहीं करवाना चाहिए। मेल हो जाने से जिसमें कि टीकाकरण नहीं पड़ता है वो
रेबीज को एक पशु से दूसरे पशु में तथा पशुओं से मनुष्यों में और मनुष्यों में पशुओं से फैलने का इस बीमारी का खतरा बना रहता है। रेबीज बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये एक जानलेवा बीमारी है। एक बार अगर रेबीज जाने अनजाने में हो गया तो समझिए इसमें डेथ निश्चित है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपकी हमारे समाज की जागरूकता ही हमको बचा सकती है, और जब हम जागरूक हो जाएंगे तो इस बीमारी से 100% सुरक्षित रह पाएंगे। अब देखिए कि ये बीमारी क्यों होती है और कैसे हो सकता है परिवार के लोगों को, इस पर थोड़ा सा और विशेष प्रकार से ध्यान दीजिए। यह बीमारी आपको 3 रूप में हो सकता है। पहला यह है कि जब हम उसके लार के संपर्क में किसी भी कारण से आ जाते हैं, चाहे हमारे हाथ कटे हुए हो या फिर उसमें हाथ का चमड़ी जो है वो छिला गया हो, या किसी भी कारण से हम उसके संपर्क में आ गए हों। एक रूप में ये होता है। तो इस रूप में अगर बीमारी आती है, ये जो लाइसा वायरस है जो कि रेब्डोविरिडे फैमिली से आती है, बहुत ही खतरनाक वायरस है। ये जो विषाणु अगर लाइसा विषाणु अगर आ गई तो ये बीमारी आपको प्रथम अवस्था में ही संक्रमण का डर रहता है, लेकिन खतरा कम है। यहाँ पर जो प्रथम वर्ग है इसमें खतरा कम है। द्वितीय श्रेणी में अगर कोई पशु इस तरीक़ा से रेबीज इन्फेक्टेड पशु अगर 5 जगह, सबसे पहले माथे के ऊपर में कहीं काट लेता है, या चेहरा पर कहीं काट लेता है, या फिर गर्दन के आसपास कहीं काट लेता है, 3 जगह ये हो गया। एक हुआ माथे में, दूसरा हुआ सिर के ऊपर, फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर, तीसरा गर्दन में कहीं भी, चौथा है नाखून में। अगर हमारे हाथों के उंगलियों में कहीं काट लेता है या फिर हथेली में काट लेता है, तो ये 5 जगह ऐसे होते हैं कि जहां अगर गलती से कुत्ता काट ले तो इस 5 जगह में तीव्र गति से बीमारी फैलने का डर रहता है और बीमारी होने का डर रहता है। और तीसरा और सबसे खतरनाक जो चरण है वह 5 जगहों से अतिरिक्त काटना, जैसे सिर में काट लिया, फेस में काट लिया, गर्दन में काट लिया, नाखून में, हाथ में, या फिर हथेली में, उंगलियों में, इसके अतिरिक्त पेट में, पीठ में, पैर में कहीं भी काट लेता है तो वो अति तीव्र गति से फैलता है और यह बहुत ही जानलेवा होता है। इसमें ज़्यादा खतरा है मरने का। तो प्रथम चरण में कम, जिसमें कि अगर लार के संपर्क में आ गए हैं और हल्का भी अगर आपका उंगली में कहीं कट उठ गया है तो इसमें बीमारी होने का हल्का कम चांस है। लेकिन 5 जगह काट ले तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है, और 5 से अधिक जगहों पर काटे तो यह और भी ज़्यादा खतरनाक है, जहाँ से कि व्यक्ति का मृत्यु सुनिश्चित होता है। तो हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है, इन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कोई आवारा कुत्ता एक सड़क पर आप जा रहे हैं, दूसरी ओर से वह बड़ा तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है, और आने के क्रम में आपको यह पता लगेगा कि वो कहीं एक दूसरे गांव में किसी पशु को काटा है या किसी व्यक्ति को काट करके, और आवारा के तरह बिना किसी कारण से वह काटते हुए, बिना किसी एम का, किसी उद्देश्य का, लक्ष्य का, दौड़ते हुए पागल की तरह आपके पास आ रहा है। तो आपको क्या करना है इस स्थिति में? उस कुत्ते को देख करके छिप जाना है कहीं पर। उसे न तो रोकने का कोशिश करना है, नहीं तो टुकने का कोशिश करना है, न कुछ खाने का कोशिश देना है। कभी कभी वो शांत अवस्था में भी आएगा तो आपका नज़दीक में आकर के एकाएक आपके उस ऊपर आक्रमण कर देगा। तो ये बीमारी का चपेट में हम लोग आ सकते हैं। तो इससे
आवारा पशु जो कि सड़कों पर गलियों में बिना किसी कारण अकारण दौड़ता हुआ तेजी से पागलपन लक्षण की तरह आपको लगे तो उससे छिप जाना है, बच जाना है। अब यदि गलती से वह काट ले तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात को ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले यदि कुत्ता काट ले या उसके लार के संपर्क में किसी कारणवश आ गए हों तो आपको करना क्या है, नल का जल जो बहता हुआ है उसे खोल देना है और नल के जल से आपको कटे हुए स्थान को अच्छी तरीक़ा से साफ करना है। यदि एक साबुन उपलब्ध हो तो अच्छी बात है, एक साबुन ले लीजिए और उस साबुन से उस स्थान को, कटे हुए स्थान को तब तक धोइए जब तक कि आपका साबुन ख़त्म नहीं हो जाए। छोटा सा साबुन लीजिए, कहने का मतलब है उसके बारंबार उसको धोते रहिए ताकि उसका जो उस बीमारी, लार में जो भी बीमारी का अंश है, वह जो विषाणु है वह निकल जाए। दूसरी, अगर आपके पास खाने वाला सोडा हो तो 1 लीटर पानी में 100 ग्राम खाने वाला सोडा को मिला लेना है और इसके बाद उस कुत्ता काटे हुए स्थान पर उस जगह को उस पानी से धोते रहना है। अब पानी ख़त्म हो जाए छोड़ देना है। इसके बाद कहीं से टिंचर बेंजोइन ला करके उस पर लगा देना है और छोड़ देना है। घाव अगर ज़्यादा हो गया है तो कभी भी भूल से उसे ढकने का कोशिश नहीं करना है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कुत्ता 5 से अधिक जगहों पर काट लेता है या गंभीर रूप से काट करके घाव बना देता है और खून बहता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक कपड़ा ले करके उस घाव को बांध देते हैं और खून रोकने का कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गंदा रक्त गिर रहा है, जो लार गिर रहा है, उसे खून के साथ ही बहा देना चाहिए, ठंडा पानी से धो करके अलग कर देना चाहिए। कभी भी घाव को ढकने का कोशिश नहीं करना चाहिए। अब इतना कर लेने के बाद, प्राथमिक उपचार के बाद आपको स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। उस स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के डॉक्टर के द्वारा बताए गए इलाज को और उनके द्वारा लिखी गई सुई को जितने कोर्स लिखते हैं भली भांति पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार सुई लगा लिए, इसके बाद बीच में कहें कि हम अब कुछ नहीं है, मेरा घाव भी ठीक हो गया, हम जा कर के अब दवा बंद कर देंगे, सुई लेना बंद कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। जो भी इसका तरीका है, जो इसका नियम है, जो पोस्ट एक्सपोजर काटने के बाद का जो सुई का तालिका है, उसे विभिन्न कंपनियों का विभिन्न सजेशन होता है, विभिन्न उसमें सुझाव दिया जाता है। तो उन दवाओं को भली भांति पूरी करनी चाहिए। इतना करने के बाद ही हम अपने समाज को, अपने आप को, अपने परिवार को रेबीज़ बीमारी से सुरक्षित कर सकते हैं। तो हम आज यही लेसन लें, यही संकल्प लें कि जब तक रेबीज को मिटा न दें जड़ से, तब तक हमें अपने पशु को रेबीज रोधी टीकाकरण कराते रहना है और आवश्यक रूप से अपने पशुओं को इस बीमारी से बचाते रहना है। धन्यवाद।